वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। भारत के बहुत निकट, बल्कि भारत का बहुत प्रिय एक जुड़ा हुआ देश नेपाल। नेपाल के हालात बहुत ख़राब क्यों हुए, थोड़ा सा विश्लेषण कर रहे हैं। और ये जो ओली की टोली ने जो काम किया, देखते देखते देश जलने लगा और ओली साहब अपनी टोली के साथ में गायब हो गए। थोड़े दिन पहले चीन में ये घूम रहे थे। चीन का जो सेनाभ्यास हो रहा था उस परेड में शामिल हो रहे थे। चीन की सरपरस्ती को इस हद तक स्वीकार करने लगे थे कि अभी पिछले दिनों इन्होंने एक आदेश पारित किया जिसके तहत जितने भी और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है, आपके फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, ये है वो है, सब बंद, केवल चीन का टिकटॉक चलेगा। ये आदेश पारित किया। इस आदेश पारित करते ही एक सुगबुगाहट, एक क्रांति, एक आक्रोश फूट उठा जो मूलतः ओली सरकार के भ्रष्टाचार से पहले ही जमीन तैयार कर चुका था। जिस तरीके से भाई भतीजावाद, राजनीतिक अपने दुरच्छाओं को रखते हुए चीन से साठगांठ, चीन से कमीशनबाजी, नेताओं के बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों में, कॉलेजों में, विदेशों में घूमना फिरना, सोशल मीडिया के माध्यम से उनका और प्रचार प्रसार करना, फलां नेताजी का फलाना लड़का फलानी जगह घूम रहा है, ये गाड़ियों में घूम रहे हैं, ये होटलों में घूम रहे हैं। सोशल मीडिया में वो सब आ भी रहा था। वहाँ का जो युवा था वह भीतर ही भीतर आंदोलित होता उठा कि ये सेवा के नाम पर राजनीति में जो बैठे हुए हैं लुटेरे, ये अंततोगत्वा हमारे शोषक हैं। इससे तो हमारी राजसत्ता ठीक थी, इससे तो जो 1991 का हमारा संविधान नेपाल का था वो ज़्यादा सही था। इससे तो 2002 से पहले जब हम हिंदू राष्ट्र हुआ करते थे नेपाल के रूप में, तब हमारी स्थितियां ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन अब उसके बाद में चीनी कहीं षड्यंत्र में हमारे यहाँ के वामपंथी शामिल हुए। याद रखने वाली बात है कि ओली की पार्टी और स्वयं ओली बहुत कट्टर वामपंथी है, कम्युनिस्ट हैं, और कम्युनिस्ट देश चीन है। तो किस तरीके से चीन ने पूरा निगलने का प्रयास किया प्रकारांतर से नेपाल को। लेकिन नेपाल में ये सुडान गुरुंग जैसा एक लड़का निकला जिसने सारे युवाओं को आंखें खोलने के लिए कहा और कहा कि ये लुटेरे हैं, ये जितने भी राजनीतिज्ञ हैं सब लुटेरे हैं, जिसमें पक्ष भी विपक्ष भी। पक्ष की केपी शर्मा ओली भी आ गए, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल भी आ गए। विपक्ष में जो पहले पूर्व प्रधानमंत्री थे दोनों, वो भी आ गए। इन्हीं के घरों पर भी आक्रमण हो गए। सभी के पक्ष विपक्ष सबके। क्या संदेश ये अभी उनका जो संसद भवन में घुस गए, उनका सुप्रीम कोर्ट में घुस गए, वहाँ आग लगा दी, सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी, संसद भवन में आग लगा दी, मंत्रियों के घरों में आग लगा दी, ठीक वैसे ही जैसे बांग्लादेश में हुआ था। लेकिन इसके पीछे वहाँ तो मुस्लिम कट्टरवादी थे, बांग्लादेश में भी। लेकिन यहाँ पर कौन था? यहाँ पर तो नेपाली युवा थे। तो नेपाली युवा जो भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, देश के धन को प्रजातांत्रिक अवलेह में लपेट करके लूटने वाले लोगों से परेशान होकर के वे एक क्रांति के सूत्र में बंध गए। सोशल मीडिया बैन तो रह गया एक तरफ, लेकिन अब तख्ता पलटने की बात है। यहाँ ओली ने त्यागपत्र दे दिया, रामचंद्र जी ने भी त्यागपत्र दे दिया है। उनके गृह मंत्री रमेश लेखक से तो शुरुआत हुई थी, फिर कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडल, पानी आपूर्ति मंत्री प्रदीप यादव, ये एक लाइन से पूरी सरकार भाग खड़ी हुई है चीन के पास में। अब कहाँ गई है चीन? अब चीन से फिर वो कौन सी चीनी खा करके आएंगे, क्योंकि पहले चीन की चीनी खाई, उसी का परिणाम है कि देश में ये क्रांति भोगना पड़ रही है। मुझे लगता है
भारत में भी षड्यंत्रकारी आज बहुत खुश हो रहे होंगे, काश हमारे यहाँ पर भी ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन यहाँ पर तपस्वी साधु बैठा हुआ है नरेंद्र मोदी जैसा, जिसके ऊपर एक आने का कोई दाग नहीं लगा सकता, जहाँ सभी लोग इस राष्ट्र के पहरेदार के रूप में, इस राष्ट्र के सिपाही के रूप में काम करते हैं। इसलिए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, लुटेरे तो यहाँ भी बहुत लंबे चौड़े हैं, इसलिए इनके कहन का कोई असर नहीं पड़ता है। वोट चोरी बोले, खोट चोरी बोले कि इनका असर, क्योंकि ये खुद लुटेरे हैं और महान लुटेरे हैं। और ये जब मोदी जैसे व्यक्ति पर कुछ कहते हैं, असर नहीं पड़ता है। लेकिन नेपाल से सबक सीखने की आवश्यकता भारत को भी है, इस पर कोई दो मत नहीं। भारत माता की जय।